Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about fat and obesity part 2. So सबसे पहले हम जानेंगे एडेड शुगर्स के बारे में। एडेड शुगर से क्या होता है? एक तो कैलोरीज बढ़ जाती हैं हमारी, बट न्यूट्रिएंट्स नहीं बढ़ते, जिसका नुकसान हमें ये होता है कि एक ओबेसिटी कॉज करता है, डायबिटीज़ कॉज करता है, हार्ट डिजीज़ का भी रीज़न बन जाता है। अब हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट एडेड शुगर्स। जितने भी शुगर्स होते हैं वो सारे ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज़ करती है। जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या डेयरी फूड्स हैं, उसमें नेचुरली शुगर होता है। बट एडेड शुगर्स वो होते हैं, ऐसे शुगर्स और सिरप्स होते हैं जो कि खाने में ऐड किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें एडेड शुगर्स होते हैं या शुगर सिरप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडाज हो जाते हैं, आपके डेजर्ट्स हो जाते हैं, एनर्जी एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक हो जाते हैं। ये सारे ही सोर्सेज ऑफ एडेड शुगर्स होते हैं। अब हम जानेंगे शुगर को फूड्स में ऐड क्यों किया जाता है। शुगर को फूड्स में ऐड इसलिए किया जाता है ताकि जो बेकरी आइटम्स हैं उनको फ्लेवर मिल सके, टेक्सचर मिल सके, फूड प्रिजर्वेशन हो सके, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक खाना प्रिजर्व रह सके। जैसे जैम्स एंड जेलीज हैं, आपका फर्मेंटेशन बढ़ सके, जिससे क्या होता है कि ब्रेड बनने में मदद मिलती है। बल्किंग एजेंट की तरह काम करते हैं एडेड शुगर्स बेक्ड गुड्स और आइसक्रीम्स में। जो आपके फूड्स की एसिडिटी होती है उसको बैलेंस करते हैं एडेड शुगर्स। जैसे विनेगर है या टोमेटोज है, उनकी एसिडिटी को बैलेंस करने में एडेड शुगर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन एडेड शुगर्स प्रॉब्लमेटिक क्यों है, इनसे क्या नुकसान है, ये हम जानेंगे। जितने भी फूड्स हैं जिनमें एडेड शुगर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा कैलोरीज कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी डाइट में, लेकिन कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें नहीं होती है या ना के बराबर होती है। ज़्यादा फूड्स एडेड शुगर्स के अगर हम लेंगे तो एक तो हमारा न्यूट्रिशन ख़राब हो जाता है। अगर हम शुगर रिच फूड्स लेंगे इंस्टेड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड्स तो एक तो हम न्यूट्रिएंट्स मिस करेंगे, वाइटामिन्स मिस करेंगे, मिनरल्स मिस करेंगे। सेकेंड, हम वेट गेन करेंगे। जितने भी एडेड शुगर्स हैं ये सब वेट गेन को कंट्रीब्यूट करते हैं, वज़न बढ़ाते हैं। ये बहुत आसान है, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लें शुगर से स्वीट करके किसी भी फूड को, बट उन्हें लूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स बढ़ जाते हैं। जितना भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर आप लेंगे उससे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। आपके एक्ने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है जितना भी आप एडेड शुगर्स लेंगे उससे एंडोजन सिक्रीशन बढ़ता है, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिससे एक्ने हो जाते हैं, टूथ डिके हो जाता है, दांत सड़ने लगते हैं, उनमें कैविटीज़ हो जाती हैं। क्योंकि शुगर से क्या होता है कि बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई और ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है, जो कि टीथ के ऊपर या टूथ सरफेस के ऊपर स्टे करते हैं। अब हम जानेंगे रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग एडेड शुगर्स। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक लिमिट है एडेड शुगर्स के लिए। एक वुमेन के लिए 100 कैलोरी से ज़्यादा एडेड शुगर से नहीं मिलनी चाहिए, या मेन के लिए 150 कैलोरी से ज़्यादा एडेड शुगर से कैलोरीज नहीं मिलनी चाहिए। इसको रफली हम ऐसे जान सकते हैं, वुमेन के लिए 6 टीस्पूनफुल्स ऑफ शुगर सफिशिएंट है और मेन के लिए 9 टीस्पूनफुल्स शुगर पर डे सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी हमारे फूड में एडेड शुगर्स हैं या नहीं। जितने भी हमारे पैकेट फूड्स होते हैं या ड्रिंक्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट हमें ध्यान से देखनी चाहिए। ये क्या करते हैं कि वेट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी लिस्ट को बनाते हैं। जैसे अगर शुगर आपका फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले हैं, उसमें एडेड शुगर ज़्यादा है। जितने भी न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेवल होते हैं उनमें टोटल अमाउंट ऑफ शुगर्स पर सर्विंग ऑफ द प्रोडक्ट लिखा होता है। इस नंबर में आपके नेचुरल एंड एडेड शुगर्स दोनों ही होते हैं, इसलिए इस न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेवल को हर प्रोडक्ट में हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हम जानेंगे मार्केट में क्या क्या अलग अलग नाम है एडेड शुगर्स के, जो कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करना चाहिए।
और इंग्रेडिएंट्स में अगर कोई भी कंपाउंड का नाम OSE से एंड हो रहा है तो इसका मतलब उसमें शुगर है। जैसे आपका फ्रक्टोज हो जाता है, ग्लूकोज हो जाता है, माल्टोज हो जाता है या डेक्सट्रोज हो जाता है। और भी कुछ एडिड शुगर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अगर किसी प्रोडक्ट में केन जूस है, केन सिरप है, तो उसमें एडिड शुगर है। राइस सिरप है, कैरामल है, कॉर्न स्वीटनर है या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, तब भी वो एडिड शुगर है। फ्रूट जूस कंसनट्रेट है, नेक्टर है, इनवर्ट शुगर है, हनी है, मॉल्ट है, मेपल सिरप है या मोलासेस है, तो भी आपके प्रोडक्ट में एडिड शुगर है। अब हम जानेंगे एडिड शुगर्स को अपने डाइट में हम कैसे कम कर सकते हैं। एक तो हमें वाटर ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, या अगर मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हैं तो लो फैट मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शुगरी सोडाज और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। जब हम फ्रूट जूस लेते हैं तो हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि वो 100% फ्रूट जूस है, ना कि फ्रूट कंसनट्रेट। हमें ऐसी सॉसेस को अवॉइड करना चाहिए जिनमें एडिड शुगर्स होते हैं। हमें ब्रेकफास्ट सीरियल्स को ऐसे चूज़ करना चाहिए जिनमें शुगर कम हो। हमें शुगरी या फ्रॉस्टेड सीरियल्स को अवॉइड करना चाहिए या स्किप करना चाहिए। हमें ऐसे आइटम्स को लिमिट करना चाहिए जिनमें हाई शुगर कंटेंट्स होता है। हमें अपने घर में रखने ही कम से कम शुगर शुगर कंटेंट वाले आइटम्स रखने चाहिए। स्लीप हमारी सही होनी चाहिए, इनफ स्लीप हमें लेनी चाहिए। फ्रेश फूड लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ डेजर्ट्स लाइक केक्स, कुकीज़, पाइज, आइसक्रीम एंड अदर स्वीट्स। हमें प्रोटीन रिच फूड्स का कंजम्पशन करना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कम से कम लिमिट करना चाहिए। कैंड फूड्स जितने भी होते हैं उनमें शुगर्स के को कंटेंट चेक करना चाहिए। और हमें न्यूट्रिएंट रिच ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लो फैट चीज़, होल ग्रेन्स इंस्टेड ऑफ कैंडी, पेस्ट्रीज एंड कुकीज़। अब हम जानेंगे रोल ऑफ मेडिकेशन इन कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी। किन कंडीशंस में हमें मेडिकेशन देना पड़ता है और कितना ज़रूरी है, और क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं या नहीं। मेडिकेशन हमें ऐसे ही पेशेंट्स में यूज़ करना चाहिए जिनमें ओबेसिटी से रिलेटेड हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मेडिकेशन तभी काम करते हैं जब हम लेते हैं। जब हम इन्हें डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो वेट गेन ऑफन हो जाता है। इनमें से एक मेडिकेशन है फेंटरमीन। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। ये एपेटाइट हमारा कम कर देता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हेडेक है, इंसोम्निया है, मतलब आपको नींद नहीं आएगी, इरिटेट हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। फेनफ्लुरामीन एंड डेक्सपेनफ्लुरामीन, ये कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो एपेटाइट कम करते हैं, बट मार्केट से विड्रॉ कर लिए गए हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा ही डैमेजिंग थे, जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन या एसोसिएशन विद डैमेज टू हार्ट वेल्व्स को डैमेज कर देते हैं, या हमारे लंग्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑर्लिस्टेट। ये भी एक ओबेसिटी से रिलेटेड मेडिकेशन है। इससे क्या होता है, आपकी फैट की मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है। फैट हमारे फूड में तभी एब्जॉर्ब होता है जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो लाइपेजेस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, वो उसे ब्रेक करते हैं। बट ऑर्लिस्टेट क्या करता है, इन लाइपेज एंजाइम्स का एक्शन ही कम कर देता है, उसको दबा देता है, जिसकी वजह से हमारा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट जो होता है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे बॉडी एक्स, कफ, डायरिया, टायर्डनेस, वीकनेस, वॉमिटिंग, स्टोमक पेन एक्सेट्रा। और इसके साथ ये प्रिकॉशन रहती है कि जो भी लोगों में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज रहती हैं या जो ओवरवेट नहीं होते हैं, उनको ऑर्लिस्टेट नहीं लेना चाहिए। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑर्लिस्टेट होते हैं, आप तो गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको अर्जेंसी हो जाती है बॉवल मूवमेंट की, ऑयली डिस्चार्ज होता है विद बॉवल मूवमेंट्स, या बॉवल मूवमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपको बार बार बॉवल मूवमेंट्स के लिए जाना पड़ता है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल बॉवल मूवमेंट्स,
वुमेन के साथ दिक्कत क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक फैट एब्जॉर्प्शन आपका हैम्पर्ड रहेगा तो उससे फैट सॉल्युबल वाइटामिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फैट एब्जॉर्प्शन को ही कम कर देता है। और आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन तभी एब्जॉर्ब होते हैं जब आपका फैट एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए जो पॉलीस्टेट, जो भी पेशेंट्स पॉलीस्टेट लेते हैं उनको विटामिन सप्लीमेंटेशन भी लेना चाहिए, अदरवाइज उनकी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जितने भी आपके मेडिकेशंस भी हैं उनके साथ भी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। आप विदाउट सप्लीमेंटेशन मेडिकेशन से भी ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉर्कासेरिन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी एक वेट लॉस मेडिकेशन है। ये आपका एपेटाइट कंट्रोल करता है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे हेडेक, डिजीनेस, फटीग। इन पेशेंट्स विद डायबिटीज़, इनमें अगर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट ये मेडिकेशन लेते हैं तो उनको लो ब्लड शुगर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टोपिरामेट। ये उन्हीं पेशेंट्स में अप्रूव्ड है जिनका BMI 30 से ऊपर है या ओवरवेट है, जिनका 27 से ऊपर BMI जा रहा है, या फिर वेट रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये रहते हैं कि आप बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है ये मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदर पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स आर इंक्रीज्ड हार्ट रेट, आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मेडिकेशन लेना भी आसान नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि मेडिकेशन आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, आपको कई प्रॉब्लम्स और ज़्यादा दे भी रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेल्ट्रेक्सोन। ये एक कॉम्बिनेशन ड्रग है, नेल्ट्रेक्सोन एंड बुप्रीपायोन HCl। इसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं आपके नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक्स। ये उन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन रहता है या उनको सीजर्स की प्रॉब्लम है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना जो कि कंट्रोल में आता ही नहीं है। ये मेडिकेशन अप्रूव किया गया है, लेकिन उसके साथ ही हमें कुछ डाइट में चेंजेस भी करने पड़ते हैं। आपको फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ती है। फिर आ जाता है आपका लीराग्लूटाइड। ये भी एक वेट लॉस ड्रग मेडिकेशन है, लेकिन इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि रैट्स में इसकी स्टडी की गई तो थायराइड ट्यूमर्स से लिंक किया गया है और पैनक्रिएटाइटिस से भी लिंक करा गया है इसको। अब हमने मेडिकेशंस के बारे में तो जान लिया, कुछ वेट लॉस सर्जरीज के बारे में भी जानेंगे कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है ओबेसिटी को कंट्रोल करने में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कुछ गाइडलाइंस हमें बताई हैं ओबीस पेशेंट में वेट लॉस सर्जरी के लिए कि किन इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिनका BMI 40 से ज़्यादा हो या जिनका BMI 35 से ज़्यादा हो, बट साथ में उनको स्लीप एपनिया या कोई मेडिकल इशू हो जो आपको ये लगता है कि वेट लॉस से इम्प्रूव करेगा। सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉर वेट लॉस और कॉल्ड बैरिएटिक सर्जरी। जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वेट लॉस के लिए उसको हम बैरिएटिक सर्जरी बोलते हैं। ये ऐसी सर्जरीज है, इनमें क्या होता है, कई बार जो आपकी स्मॉल बॉवेल है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको डाइवर्ट कर देते हैं लार्ज बॉवेल में, जिससे क्या होता है आपकी स्मॉल बॉवेल का काफ़ी सरफेस एरिया बाईपास हो जाता है, जहाँ पर आपका मेजॉरिटी ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका फूड एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता और आप वेट गेन नहीं कर पाते। लेकिन इसके साथ ही आपको मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं और भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसी वजह से इन प्रोसीजर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और नाउ अ डेज दीज प्रोसीजर्स आर नो लॉन्गर परफॉर्म्ड। अब हम जानेंगे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स फॉर वेट लॉस। एक होता है आपका एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी। इसमें क्या होता है कि आप स्टोमक में स्टिचेस लगा देते हैं, जिससे अमाउंट ऑफ फूड और लिक्विड जो स्टोमक होल्ड कर पाता है एक टाइम पर वो रिड्यूस कर सके। इससे क्या होता है कि अगर आप खाएंगे कम, ड्रिंक भी कम करेंगे तो पर्सन वेट लॉस करता है। लेकिन इनके और भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं।
आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। एक होता है इंट्रागैस्ट्रिक बलून। आपके स्टोमक में एक बलून रख दिया जाता है, उसको पानी से फिल कर दिया जाता है जिससे आपके स्टोमक का स्पेस ही कम हो जाए और आपको लगेगा, आप कम खाना खा के भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन सर्जरीज के अपने रिस्क भी होते हैं, जैसे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, लंग्स में। एनेस्थीसिया के साथ भी अपने और रिस्क रहते हैं। स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म रिस्क रिलेटेड टू ओबेसिटी सर्जरी इंक्लूड लैक ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमने कहा था, मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अब हम जानेंगे मील सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। अब ये तो हमने मेडिकेशंस एंड सर्जरीज के बारे में जान लिया कि इनके क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। मील सब्स्टिट्यूट्स के साथ क्या रहता है, अगर हमें रेगुलर मील्स की जगह मील सब्स्टिट्यूट्स लेते हैं, ये काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं, आपके कैलोरी इंटेक कम कर देते हैं। और लेकिन हमें ये देखना चाहिए, इसमें हमें प्रोटीन इंटेक हमारा सफिशिएंट हो, फैट कम होना चाहिए और कैलोरीज भी कम होनी चाहिए। और आपका जो मील सब्स्टिट्यूट का लेवल है उसमें पता होना चाहिए कि हम पर सर्विंग कितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज ले रहे हैं, कितना % प्रोटीन हमारी बॉडी में जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है या फैट जा रहा है। जो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज पर सर्विंग है ये हमें पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, हम ट्रैक कर सकते हैं कि डेली हम कितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक नेचुरल तरीका है ताकि आप वेट लॉस कर सकें, इंस्टेड ऑफ सो मेनी सर्जरीज एंड मेडिकेशन जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। सर्जरीज के कितने कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उन सबसे बचने का ये बहुत ही सेफ और नेचुरल तरीका है। अब कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे एस्पार्टेम है, एसिसल्फेम पोटेशियम है, एस्पार्टेम एसिसल्फेम सॉल्ट है, साइक्लोमेट है, न्यूटेम है, न्यूहेस्पेरिडिन है, सैक्रिन एंड सुक्रोलोस। ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इनके साथ अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे क्या होता है, जो आपके गट बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर हमारी गट हेल्थ ही सही नहीं है तो कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे वेट गेन है, आपका पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वीक इम्यून सिस्टम एंड डिस्टर्बटेड स्लीप। और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या करते हैं, आपके गट बैक्टीरिया को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होता है बट मल्टीपल प्रॉब्लम्स दे जाते हैं, जैसे वेट गेन अभी हमने डिस्कस किया, शुगर कंट्रोल आपका ख़राब हो जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और आजकल इंसोम्निया की प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन है। ऐसा ही एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है आपका सुक्रोलोज, और इसके साथ कई बेकरीज बेक करती हैं। तो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर्स पे सुक्रोलोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ इंटरेक्ट करने लगता है। अगर आप सुक्रोलोज को ग्लिसरॉल के साथ हीट करते हैं, जो कि फैट मॉलिक्यूल्स में मिलता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं जैसे क्लोरोप्रोपेनॉल्स। दीज सब्सटेंसेस में राइज कैंसर रिस्क, इससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए सुक्रोलोज के साथ बेकिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। हम जानेंगे डाइट सोडा के बारे में। डाइट सोडा क्या होते हैं, एक ऑल्टरनेटिव होते हैं जो लोग अपनी शुगर या कैलोरी इंटेक कम करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टेम, सैक्रिन, एसिसल्फेम पोटेशियम और सुक्रोलोज, इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ किया जाता है ताकि उन्हें मीठा किया जा सके। डाइट सोडा के आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डाइट कोक, कोक ज़ीरो, पेप्सी मैक्स एंड स्प्राइट ज़ीरो एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं डाइट सोडा के बारे में। सोडा क्या हो जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिक्स किया जाता है अंडर प्रेशर, और कुछ स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं जैसे एस्पार्टेम, सैक्रिन एंड सुक्रोलोज। सिट्रिक, मैलिक या फॉस्फोरिक एसिड यूज़ किया जाता है, ऐड किया जाता है ताकि टार्टनेस ऐड की जा सके सोडा ड्रिंक्स में। लेकिन इन सब से आपके दांतों के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें एसिड होता है जो आपके इनामल को डिसॉल्व कर देता है। कुछ कलर्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स, एंथ्रोसाइनिन्स या कैरमल्स। कुछ नेचुरल जूसेस भी होते हैं या आर्टिफिशियल
फ्लेवर्स भी यूज़ किए जाते हैं डाइट सोडा में, जैसे फ्रूट्स, बेरीज, हर्ब्स या कोला। कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं ताकि लंबे समय तक इनको प्रिजर्व किया जा सके। कुछ कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव है आपका पोटेशियम बेंजोएट। कुछ मैन्युफैक्चरर्स वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए। वो इसको ऐसे मार्केट करते हैं जैसे कि हेल्दी है, हेल्दी नो कैलोरी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट इसमें अपने केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं। एक डाइट को की कैन में लगभग 46 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होता है और डाइट पेप्सी में लगभग 35 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन होता है। अब हम जानेंगे डाइट सोडा के क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में। डाइट सोडा से क्या होता है, एक तो एसिड लोड बढ़ जाता है किडनीज के ऊपर क्योंकि उनमें फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा के केसेस में इंक्रीज देखा गया है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं आपकी गट फ्लोरा को ऑल्टर कर देते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल आपका हैम्पर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। डाइट एंड रेगुलर कोला आर एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी। आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है ये रिड्यूस कर देते हैं। जो कैफीन एंड फॉस्फोरस होता है कोला में, वो आपके नॉर्मल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं, उसको डिक्रीज कर देते हैं और इन सभी फैक्टर से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। डाइट सोडा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डेंटल इरोजन, जैसे हमने अभी बात करी थी। दांतों का इरोजन हो जाता है, उनका इनेमल का सरफेस एब्रेड हो जाता है, खराब हो जाता है, पोरस हो जाता है, जिसमें कैविटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें कुछ एसिड्स ऐड किए जाते हैं जैसे मैलिक, सिट्रिक एंड फॉस्फोरिक एसिड, जो कि इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। डिप्रेशन के रेट्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं जो लोग डाइट सोडा लेते हैं, तो हम जान सकते हैं कि डाइट सोडा का इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या पड़ता है। अब हम कुछ बात करेंगे ओवर द काउंटर वेट लॉस प्रोडक्ट जो कि मार्केट में रेडिली अवेलेबल हैं। कुछ हावल वेट लॉस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसको फैट बर्नर्स बोलते हैं। इनमें एफेड्रीन रहता है, कैफीन रहता है, तो हमें कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से पहले एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स को देख लें। ये एजेंट्स हमारी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं और हमारी बॉडी में जो फैट है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, लेकिन इनके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सीजर्स एंड हार्ट अटैक्स। कुछ वेट लॉस टीज अवेलेबल हैं जो कि डायरिया या पानी वाटर लॉस करती है हमारी बॉडी से। इससे क्या होता है, डायरिया एंड वाटर लॉस से आपका सोडियम और पोटेशियम का डिप्लीशन हो जाता है बॉडी से और डिहाइड्रेटेड स्टेट में चले जाते हैं। वेट तो डिक्रीज होगा लेकिन ये आपका फैट लॉस की वजह से नहीं होता, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है उसकी कमी से वेट लॉस होता है और ये टेम्परेरी ही होता है। इसके साथ ही साथ लो सोडियम पोटेशियम लेवल से एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होने का भी रिस्क रहता है। नेक्स्ट आता है आपका गुआरगम जो कि वेट लॉस करने में हेल्प करता है। वो आपको ऐसा फील कराएगा कि आपका स्टोमक भरा हुआ है, फुलनेस, बहुत ही जल्दी आपका स्टोमक भर जाता है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड नहीं है और इसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे एब्डोमिनल पेन, गैस एंड डायरिया। ये जितने भी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रेगुलेटेड नहीं होते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन बहुत कम है। इनकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी के ऊपर बहुत ही कम रिसर्च वर्क हुआ है। अगर आप कोई सक्सेसफुल प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो दैट शुड बी बिल्ट ऑन डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। अब हम कुछ अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कुछ हाइड्रोजेल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और बड़े हो जाते हैं हमारे स्टोमक में और हमें ऐसा फील कराएंगे कि हमारा स्टोमक भरा हुआ है। ये कैप्सूल्स हमें खाने से पहले लेने चाहिए और ये स्टूल की तरह इंटेस्टाइन से पास हो जाते हैं। एक मेथड है गैस्ट्रिक एस्पायरेट। इसमें क्या होता है, आपके एब्डोमेन में, आपके पेट में एक ट्यूब रख दिया जाएगा और जैसे ही आप खाना खाएंगे तो कुछ पोर्शन उस कंटेंट का, जो आपके मील का जो पोर्शन है वो ड्रेन्ड आउट हो जाएगा, बट ये लंबे समय तक फीजेबल नहीं है। इनके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। अब हम बात करेंगे एक सेफ एंड सक्सेसफुल वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में। तो जो बेस्ट एंड सेफेस्ट वे होता है फैट लूज करने के लिए, तो ये एक डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज से ही हो सकता है। मेडिकेशन उन केसेस में हेल्पफुल रहते हैं जिनमें हेल्थ रिस्क ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा होते हैं।
और आपको ये लगता है कि जो हेल्थ रिस्क है उनमें उस साइड इफ़ेक्ट से कहीं ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में मेडिकेशंस का इस्तेमाल होता है। अब जो हमारी डाइट होनी चाहिए दैट शुड बी सेफ, और उसमें जितने भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होते हैं आपके वाइटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, वो सब इंक्लूड होने चाहिए। और इसके साथ ही हमारी वेट लॉस डाइट कैलोरीज में कम होनी चाहिए। द वेट लॉस प्रोग्राम शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्लो स्टीडी वेट लॉस। द डॉक्टर should assess your general health and any medical conditions that might be affected by dieting and weight loss. इसी वजह से डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आपकी जनरल हेल्थ ठीक है, तो अगर उसको कोई फ़र्क पड़ सकता है डाइटिंग या वेट लॉस से, तो वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। इसके साथ ही हमारा जो वेट लॉस प्रोग्राम होता है उसमें एक वेट मेंटेनेंस का भी शेड्यूल इंक्लूड होना चाहिए जब आपका वेट लॉस फेज कंप्लीट हो जाता है। जो भी प्रोग्राम है सेलेक्ट करते हैं उसमें जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आपको वेट गेन हुआ था। आप डेली फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे जिससे वेट डिक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जैसे आफ्टर डिनर वॉक, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मॉल या ऑफिस में स्टेयर्स का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन एस्केलेटर और एलिवेटर। अपनी कार को दूर पार्क करना चाहिए ताकि आप एक वॉक ले सकें जब तक आप कार तक पहुँचें। इन सब प्रोसीजर से, इन सब एक्टिविटीज से आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका जो वेट लॉस प्रोग्राम होना चाहिए वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो करनी चाहिए जो कि सेफ एंड इफेक्टिव हो। अदरवाइज क्या होता है, आपका जो भी वेट लॉस प्रोग्राम है वो टाइम, मनी और एनर्जी का वेस्ट ही होता है। कंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो आपको वैरायटी ऑफ फूड्स लेने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, ग्रेन प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। आपकी डाइट फैट में लो होनी चाहिए, सैचुरेटेड फैट में लो होनी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल में भी लो होनी चाहिए। शुगर्स कम होनी चाहिए, सॉल्ट एंड सोडियम लिमिटेड होना चाहिए। इसके साथ ही आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।